हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की सीमाएं पढ़े थे, जिसमें उसका क्या क्या लिमिटेशन है, किस किस जगह पर ओम का नियम मान्य होता है, ये सब के बारे में पढ़े थे। जब जब ग्राफ जो है नॉन लीनियर हो जाएगा, असंरेखीय हो जाएगा, तो ओम के नियम का पालन नहीं होगा, और चालक में नहीं होता है, नॉर्मल रेजिस्टेंस वाला कोई भी जो चालक होता है उसमें नहीं होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक है। अब रेसिस्टेंस, यहाँ ध्यान देना है। ओम का नियम जो है, जहाँ से फॉर्मूला मिला V समानुपाती I, ध्यान समझना है। आप लोग कॉपी पेन जल्दी से निकाल लीजिए और यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो V समानुपाती I, और इससे एक कांस्टेंट हम लोगों को मिला था RI। R क्या है? रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, जो कि रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध होता कहाँ पर है? कोई भी कंडक्टर में। कोई भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो ये रेसिस्टेंस क्या करता है? उसके धारा का विरोध करता है, जिस बात को आप लोग पहले से जानते हैं। ये रेसिस्टेंस का अर्थ काम ही होता है कि धारा का विरोध करना। हम लोग जब कहीं सड़क पर चलते हैं तो गति, हम लोग का गति को विरोध कौन करता है? हम लोग गति का विरोध करता है। अगर सड़क में जाम लगा हुआ है तो हम लोग गति का विरोध करता है। रास्ता अगर टूटा फूटा है वो हम लोग गति का विरोध करता है। यानी कि वो सब क्या है कि रेसिस्टेंस है हम लोगों के लिए। कोई भी आदमी के गति के लिए, या कोई भी जो वाहन होता है, कोई भी गाड़ी होती है, उसके गति के लिए वो क्या है? एक तरह का रेसिस्टेंस है। वो जाम लगा हुआ है, आप कम स्पीड में गाड़ी चला पाइएगा, स्पीड में नहीं चला पाइएगा। टूटा फूटा रास्ता है, वहाँ पर भी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला पाइएगा। तो ये सब जो हुआ सो रेसिस्टेंस हुआ। वो रेसिस्टेंस क्या कर रहा है? हम लोगों के गति का विरोध कर रहा है। ठीक उसी तरह से कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर भी एक रेसिस्टेंस होता है। इसका काम क्या होता है? चालक से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसी का विरोध करना, ठीक है। अब ये विरोध, अब हम हर एक अलग अलग चालक में अलग अलग तरह का होता है। निश्चित है कि हम लोग का भी जो गति का विरोध होता है, जो हमारे गाड़ी का जो गति का विरोध होता है, वो भी अलग अलग सड़क पर अलग अलग ढंग का होता है। कहीं पर कुछ ऐसा सड़क होता है जहां पर हम लोग 30-40 से ज़्यादा का स्पीड चला नहीं सकते। कुछ ऐसा सड़क होता है जहां पर 70-80 से नहीं ज़्यादा स्पीड चला सकते। कुछ ऐसा सड़क होता है जहां पर 100 तक हम चला सकते हैं, उससे भी ज़्यादा की स्पीड चला सकते हैं। तो ये जो है, आखिर कोई ऐसा सड़क है जहां पर हम लोग 40 से ज़्यादा स्पीड नहीं चला पा रहे हैं, वहां पर 100 क्यों नहीं चला रहे हैं? सीधी सी बात है कि वहां पर कुछ ऐसा, वहां पर अवयव है, कुछ ऐसा चीज़ वहां पर मौजूद है जो कि हमारे गति का विरोध कर रहा है। हमको उससे ज़्यादा स्पीड करने ही नहीं दिया जा रहा है। तो उसी तरह से अलग अलग सड़क पर अलग अलग तरह का विरोधी बल लगता है, विरोधी तत्व तो मौजूद होता है। ठीक उसी तरह से जो है सो अलग अलग तरह के कंडक्टर पर अलग अलग तरह का रेसिस्टेंस लगता है, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस का काम क्या है? धारा का विरोध करना, ठीक है। धारा को घटाने का कोशिश करेगा। इसका कहीं ना कहीं लाभ भी मिल जाता है कुछ एक जगह पर। ये तो विरोध कर रहा है, विरोध तो हमेशा नुकसान ही है, लेकिन विरोध कभी कभी लाभ भी मिलता है। अगर विरोध नहीं हो, सड़क पे अगर उभर खाबर नहीं हो, रुखरापन नहीं हो, तो इस स्थिति में जो है तो हम लोग कहीं ढंग से रुक नहीं पाएंगे। रुखरापन होना भी जरूरी है। हम लोग हमेशा गाड़ी स्लिप कर जाएगी अगर सड़क में रुखरापन नहीं हो, रेसिस्टेंस नहीं हो, गति का विरोध नहीं करे, तो हम जब चाहे तो हम लोग नहीं रुक सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभदायक होता है, ठीक है। स्पीड ब्रेकर जहाँ कहीं कहीं बनाया हुआ रहता है, इसलिए बनाया हुआ रहता है। हम लोग जब सड़क पर चलते हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर मिल जाता है तो गुस्सा आता है, लेकिन वो उस जगह का रिक्वायरमेंट है। हो सकता है वो स्कूल हो तो वहाँ पर छोटा बच्चा पास कर रहा हो, तो वहाँ पर स्पीड ब्रेकर रिक्वायरमेंट होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक लाभ पहुँचाने का चीज़ होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी रेसिस्टेंस जो है सो ये भी जो है सो कहीं ना कहीं ये लाभ कुछ एक जगह पर पहुँचाता है। तो जब लाभ पहुँचाता है तो हमको ज़रूरत के अनुसार, अगर ऐसे सड़क टूटा फूटा है वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार अगर हम लोग आदमी को रोकना है, उसकी गति का कम करना है, तो क्या करते हैं? स्पीड ब्रेकर दे देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर ज़रूरत के अनुसार हमको कहीं पर रेसिस्टेंस क्रिएट करना है तो उसके लिए एक रेसिस्टेंस, ये क्या है? रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके लिए एक डिवाइस तैयार कर दिया गया। जिस तरह से वहां पर स्पीड ब्रेकर बना दिया गया, उसी तरह से एक डिवाइस बना दिया गया, उसका नाम है रेसिस्टर। रजिस्टर भी बुला सकता है। तो रेसिस्टर
ये हुआ प्रतिरोध और ये हुआ प्रतिरोधक, हिंदी में प्रतिरोधक, ये हुआ रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या हुआ, एक डिवाइस हुआ। रेसिस्टेंस क्या हुआ, ध्यान रखना समझना है। रेसिस्टेंस और रेसिस्टर जो है सो जनरली क्या करते हैं कि लोग एक ही भाषा में समझ लेते हैं कि दोनों एक ही चीज़, नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो किसी चालक में मौजूद होता है, और रेसिस्टर क्या है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है, एक डिवाइस है जो कि धारा का विरोध करता है। ठीक है, दोनों मतलब एक डिवाइस है जो कि रेसिस्टेंस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये एक युक्ति हुआ। पहला डिवाइस के बारे में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगला डिवाइस जो है सो रेसिस्टेंस हम लोग का रहा है, रेसिस्टर आ रहा है। तो आज का आप लोग का हेडिंग है, अगला हेडिंग दीजिएगा, कार्बन रेसिस्टर। कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक। चूंकि ये कार्बन का बना होता है इसलिए इसका नाम है कार्बन प्रतिरोधक। अब जान रहे हैं कार्बन जो होता है वो एक धारा का विरोधी चीज़ होता है। कहीं कहीं आप लोग भी सुने होंगे, जो हाँ घर में लाइन नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि वहाँ पर कार्बन लग गया होगा। चाहे बैटरी में कभी कभी करंट बैटरी से नहीं होता है तो बोलते हैं कि कार्बन लग गया होगा। कार्बन का काम क्या है, धारा का विरोध करना, वो जो है एक तरह का विरोध करता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन रेसिस्टर क्या हुआ, एक डिवाइस हुआ जो कि परिपथ में यूज किया जाता है, जिसका काम क्या होता है, परिपथ से प्रवाहित हो रही धारा का विरोध करना। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं। देखिए, यह एक विद्युतीय युक्ति है, यह एक विद्युतीय युक्ति है यह एक विद्युतीय युक्ति है जिसका उपयोग विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा के विरोध करने के लिए किया जाता है। अब वहां पर कैपेसिटर से बना था कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस से बना था कैपेसिटर। ठीक उसी तरह से यहां पर रेसिस्टेंस से बनेगा रेसिस्टर। तो इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल देख लेते हैं। संकेत इसका देख लेते हैं। इसका संकेत कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, एक ऐसा होता है और भी टाइप का होता है, एक ऐसा होता है, और ये जो है एक इस तरह का भी होता है। ये जो है सो फिक्स रेसिस्टेंस हुआ, इसको बोला जाता है फिक्स रेसिस्टेंस। इसका वैल्यू फिक्स होता है, ये फिक्स रेसिस्टर। और ये जो होता है, ये दोनों जो होता है वेरिएबल रेसिस्टर होता है। रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये दोनों हुआ वेरिएबल रेसिस्टेंस, और ये हुआ फिक्स्ड रेसिस्टेंस। नाम से ही स्पष्ट है कि इसका मान क्या होता है, फिक्स होता है। इसका वैल्यू फिक्स है, अगर 2 ओम 4 ओम जो भी है ये वैल्यू फिक्स होता है। लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, वेरी करता है, चेंज कर सकते हैं इसके वैल्यू। इस रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को, इसके वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, इसके वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग जल्दी से सिंबल नोट कीजिए। चलिए, अब सिंबल नोट करने के बाद इसका जो होता है, जो वास्तव में जो रेसिस्टर होता है वो कैसा रहता है, सब लोग इसको निश्चित रूप से देखे होंगे। आप लोग घर में कोई भी डिवाइस हो, चार्जर, रेडियो, टीवी, कुछ भी, कोई भी डिवाइस का अगर सर्किट आप लोग देखे होंगे तो उसके अंदर कुछ कलर टाइप का कुछ आपको चीज़ दिखाई दिया होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह का जो है सो बेलनाकार कुछ इस तरह से चीज़ आपको दिखाई दिया होगा। इस तरह से वो छोटा छोटा हर एक साइज में भी होता है, और उसके अंदर जो है कुछ धारीदार कुछ रंग आपको दिखाई दिया होगा। उसके अंदर जो है इस तरह से धारी बना हुआ होगा, लाल, पीला, हरा, नीला, इस तरह से कई कई रंग आपको दिखाई दिया होगा। वही डिवाइस निश्चित है कि आप सब लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि ये किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। सब लोग कभी ना कभी इस चीज़ को देखे होंगे, कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है और इस पर जो है सो कुछ रंग आपको दिखाई देगा। यही जो
चीज़ है, इसी यही जो डिवाइस है इसी को बोला जाता है रेसिस्टर, ठीक है, या रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन मेन रूप से इसका नाम क्या है, रेसिस्टर, प्रतिरोधक। तो यही जो ये जो रंग वाला जो होता है इसी को कहा जाता है रेसिस्टर। और इसमें कहीं पर भी ये वैल्यू नहीं लिखा हुआ रहता है कि कौन सा रेसिस्टर कितना ओम का है, 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 20 किलो ओम, जो भी हो, जनरली किलो में होता है, जनरली किलो ओम में होता है। तो ये सब वैल्यू जो है सो किसी भी रेसिस्टर पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। अब कैसे लगेगा, अलग अलग तरह का रेसिस्टर होता है, अलग अलग तरह के सर्किट में यूज किया जाता है, सबका वैल्यू अलग अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो फिर आखिर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन से सर्किट में कितना ओम का चाहिए, मतलब जो भी जितना ओम का चाहिए वो रेसिस्टर कौन सा है। इस सर्किट में अगर हमको 20 किलो ओम रेसिस्टर का ज़रूरत है तो 20 किलो ओम तो कोई ऐसा रेसिस्टर आपको मिलेगा नहीं जिसमें ऐसा लिखा हुआ आपको हो। यानी कि जो रिक्वायरमेंट वाला जो रेसिस्टर है वो कहीं पर भी उतना उस वैल्यू का वो नाम से कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं रहता है। कोई भी रेसिस्टर में आप देख लीजिएगा, कहीं पर हमको 2 किलो ओम रेसिस्टर का ज़रूरत है, अब 2 किलो ओम तो कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि भाई इसका वैल्यू 2 किलो ओम होगा। ठीक है, ये चीज़ पता हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू लिखा ही हुआ नहीं रहता है। जैसे कि बैटरी में रहता है ना, 1.5 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का भी होता है। तो अब और से जो कुछ भी है उसका अमाउंट लिखा हुआ रहता है, उसका मैग्नीट्यूड जो भी है उसका वैल्यू है वो लिखा हुआ है, लेकिन रेसिस्टर में कहीं नहीं लिखा हुआ है। जो कि कितना कैपेसिटर में आपको मिल जाएगा, 2 माइक्रोफैराड, 1.5 माइक्रोफैराड आपको मिल जाएगा, कैपेसिटर में मिल जाता है वो लिखा हुआ, लेकिन रेसिस्टर में जो है सो कहीं पर भी उसका वैल्यू लिखा हुआ नहीं रहता है। तो आखिर पता कैसे चलेगा कि जितना ओम का हमको रिक्वायरमेंट है उतना ओम का रेसिस्टर इस समय से कौन सा है। तो इसके लिए हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कलर, उसमें जो रंग दिया हुआ है, जिस रंग से उसका धारी बना हुआ है वैसे ही कलरफुल नहीं किया हुआ है, उसका कलर ही जो है सो हम लोगों को बतलाएगा कि ये कलर जो है, ये कलर का जो कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए लाल, हरा, काला जो भी है, वो कलर का कॉम्बिनेशन का वो जो कॉम्बिनेशन है उससे कितना ओम का रेसिस्टर हम लोगों को मिलेगा, या वो कितना ओम का रेसिस्टर वो है। तो यानी कि कलर देख करके ही हम लोग पता कर पाएंगे कि कितना ओम का वो रेसिस्टर है, जिसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। उस कैलकुलेशन के बाद हम लोग उस वैल्यू को जान पाएंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं कि इस रेसिस्टर का कलर देख करके उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप लोग हेडिंग दे सकते हैं, कलर कोड ऑफ, हेडिंग दीजिएगा आप लोग, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। चूंकि कार्बन का होता है पहले ही बोल दिए हैं, इसलिए कार्बन रेसिस्टर इसका नाम है। और कलर कोड, उसका जो रंग है, ये सब जो धारी धारी रंग दिखाई देता है, उस कलर को, उस कलर से हम लोग उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। देखिए, कार्बन प्रतिरोधक का वर्ण निरूपण, कार्बन प्रतिरोधक का वर्ण निरूपण। ठीक है, तो हम लोग कलर देख करके समझेंगे। तो एक हम चार्ट यहाँ तैयार करते हैं और उस चार्ट के आधार पर जो है सो कैसे उसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा वो हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो आप पहले चार्ट बनाते हैं। ठीक है, आप लोग हेडिंग दे दीजिए और हेडिंग देने के बाद इसका चार्ट हम लोग तैयार करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ चलिए, अब वही जो है सो कलर यहाँ देखिएगा, ये जैसे कि ये रेसिस्टर है, पहले हम रेसिस्टर उस पर भी ध्यान मत दीजिए, पहले इस पर ध्यान दीजिए। ये जो है सो रेसिस्टर है हम लोगों का, ठीक है, और ठीक है, अब इस पर जो है सो जनरली 3 या 4 कलर रहता है, 2, 3 और थोड़ा सा हटके 1, 4। ठीक है, 3 कलर कोई कोई में होता है, कोई कोई में 4 कलर होता है।
ये जो पहला कलर हुआ, यहाँ ध्यान देना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। तो ये पहला जो कलर हुआ, एक वायर इधर रहता है, एक वायर इधर रहता है, ठीक है। तो पहला जो हुआ, ये सब कलर का जो पट्टी है इसको बैंड कहा जाता है, ठीक है। तो पहला का नाम होता है B1 यानी कि बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 और बैंड 4। 4 कलर का 4 बैंड होता है, ठीक है। वही B1, B2, B3 और B4। तो पहला दोनों तो बैंड हुआ, इस तीसरा को उसको बुलाता है मल्टीपल बैंड और चौथा को बुलाता है टॉलरेंस बैंड। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, मेन है जो ये 4 कलर जो है सो 4 बैंड को बतलाता है, ठीक है। अब ये कलर जो है सो इस कलर में आखिर कितना तरह का कलर है, तो उसके लिए कुछ याद रखना पड़ेगा। वैसे बहुत सारा बुक सेंटेंस जो है सो बुक में लिखा हुआ है, ग्रेट बीबी रॉय वाज ग्रेट ब्रिटेन, इस तरह से करके बहुत सारा सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन वो सब बात जो है सो भूल जाइएगा, उतना ध्यान नहीं रह पाता है। एक ही वर्ड अगर मिस कर जाइएगा तो आप कलर भूल जाइएगा। तो सबसे सिंपल तरीका क्या चीज़ है कि हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ देखिए बीबी रॉय, बीबी रॉय नाम है, समझ रहे हैं, तो बीबी रॉय, GBV GW गोल्डन सिल्वर सोना और चांदी, बीबी रॉय GBV GW सोना चांदी। फिर से बोलिएगा आप लोग, रिपीट कीजिएगा, बीबी रॉय GBV GW सोना और चांदी, बीबी रॉय GBV GW सोना और चांदी। बस यही सेंटेंस को याद रखना है, ये बात को याद रखना है। ये तो लिख दिया। अब बीबी रॉय, तो पहला बी से होता है ब्लैक, ठीक है, दूसरा बी से होता है ब्राउन, रेड से आर से रेड जान रहे हैं, ऑरेंज से ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, भी से वायोलेट, जी से ग्रे, डब्ल्यू से वाइट, ठीक है, और गोल्ड सिल्वर। अब B1, B2, B3 और B4 समझ रहे हैं। तो अब नंबरिंग करते हैं। इसका नंबर 1 होता है, सॉरी, इसका नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये दोनों लास्ट में खाली छोड़ देना होता है। इसमें भी वही सेम नंबर रिपीट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, लास्ट का दोनों खाली रहेगा। यहाँ पर होगा 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, ये जो है सो पावर में चला जाएगा, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9, फिर लास्ट में दोनों खाली रहेगा। अब जो है सो गोल्ड और सिल्वर, इसमें गोल्ड के लिए सिर्फ B4 जो है, B3 तक तो ये सब रहा, और ये लास्ट का जो 2 कलर है ये सिर्फ B4 में आएगा। लास्ट का जो 2 कलर है सिर्फ और सिर्फ B4 में आएगा। तो B4 में प्लस माइनस किसके लिए, गोल्ड के लिए ±5% और सिल्वर के लिए ±10%। 4 कलर रहेगा। तो अगर मान लीजिए किसी में 3 ही कलर है, तो 3 ही कलर है तो 3 कलर, तो B1, B2, B3, ठीक है, तो B1, B2, B3 और B4 तो उसमें है नहीं, उसमें तो तीसरा कलर है ही नहीं। तो लास्ट में अगर कुछ नहीं है, अगर जिसमें 3 ही कलर रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे कि ये B4 के लिए डालेंगे, मतलब 3 ही कलर है यानी कि चौथा कलर नहीं है, नन है, तो नन के लिए करेंगे ±20%। हो गया। अब इसका फॉर्मूला है, अब इससे रेसिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो R इक्वल टू फॉर्मूला होता है B1 B2 इंटू B3 और प्लस माइनस B4। प्लस माइनस नहीं भी दीजिएगा तो B4 में तो समय प्लस माइनस है ही, तो प्लस माइनस B4। हाँ, तो अब यहां ध्यान दे रहा कि B1 B2 ये दोनों के बीच में मल्टीपल का गुना का संबंध नहीं है। B1 पर B2, जैसे अगर मान लीजिए कि पहला कलर
हम लोगों को है अगर रेड और दूसरा कलर है अगर ब्लैक, तो यहाँ पर 2 इंटू 0 नहीं लिखाएगा, 2 पर 0 लिखाएगा, 2 पर 0, 2 इंटू 0 नहीं लिखाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन है, हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन है 4 कलर का कि है ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद अगला कलर है हम लोगों को ब्लू, उसके बाद अगला कलर है हम लोगों को रेड और लास्ट में है गोल्ड। ठीक है, अब यहां पर एक और बात आती है कि आखिर पहचानेंगे कैसे, कलर हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो अब रेसिस्टेंस में क्योंकि दोनों तरफ तो एक ही जैसा दिखता है, तो पहचानेंगे कैसे कि ये जो कलर कॉम्बिनेशन इसी तरह से है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस पहले उठाएंगे, रजिस्टर को उठाएंगे और उसमें ढूंढेंगे कि लास्ट वाला दोनों कलर कहाँ पर है। ये दोनों कलर गोल्डन कलर या सिल्वर कलर जो है, ये दोनों कलर जो है सो कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो पहले इसको हम लोग ढूंढेंगे। अगर ये दोनों कलर में कोई मिल गया तो उसको हम लोग पकड़ेंगे दाहिने हाथ की तरफ, और दाहिने हाथ की तरफ पकड़ने के बाद ये लास्ट में रहेगा, तो इधर से हम लोग बाएं हाथ की तरफ से जो है सो कलर को हम लोग पहचानना शुरू करेंगे। किसी किसी में अगर 3 ही कलर होगा तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों कलर उसमें नहीं रहेगा। तब हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि ज़्यादा स्पेस, ये स्पेस जो है सो ज़्यादा किधर से खाली है। तो जिधर से भी ज़्यादा स्पेस खाली मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, दाहिने हाथ में पकड़ेंगे। चलिए, तो अब जैसे कि कोई रजिस्टर हम उठाए और ये कलर कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो अब जो है सो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो फॉर्मूला देखिए, R इक्वल टू ऑरेंज, ऑरेंज को देखेंगे B1 में, ऑरेंज देखेंगे B1 में कितना है 3, तो लिखा गया 3। फिर अगला कलर कौन है, ब्लू, तो ब्लू किस में, B2 में, तो ब्लू B2 में कितना 6, तो लिखा गया 6। तो ये 36 होगा, ये नहीं तो यही कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, 3 इंटू 6 नहीं 36, 3 से 3 पर 6 36, 3 पर 6 36। ठीक है, गुने B3 क्या चीज, B3 क्या चीज है, मल्टीपल बैंड है B3, इसमें B3 में कौन सा कलर है, रेड, तो रेड क्या हो गया 10 टू द पावर 2, तो इंटू 10 टू द पावर 2। अब लास्ट में आ गया गोल्ड, तो गोल्ड आ गया यहाँ पर कितना ±5%, ±5%। इसको आगे सॉल्व करके 5% जोड़ करके 5% घटा करके वैल्यू आप लिख सकते हैं। यही जो आएगा इतना ओम इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा उतना ओम इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू हमको यहीं से मिल जाएगा। तो ये था कार्बन रेसिस्टर का कलर कोड। आप लोग कोई भी रेसिस्टर को देख करके या ऐसे ही मन में कोई भी कॉम्बिनेशन को ले करके आप लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्लास जो हमारा होगा उसमें हम लोग बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, प्रतिरोधों का समूहन। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।